कुछ पाने की हो आस आस, कोई अरमा हो जो खास खास आशाएं, हर कोशिश में हो बार बार करे दरियाओं को। जय हिंद, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज हम लोग बात करने वाले हैं मगध साम्राज्य की। मगध साम्राज्य के बारे में हम लोग जानेंगे कि मगध साम्राज्य का स्थापना किसने किया और किस उद्देश्य के साथ यहाँ पे कितने लोग यहाँ पे राज किए हैं। तो सबसे पहले मगध साम्राज्य के बारे में जान लेते हैं कि मगध साम्राज्य का उद्गम कब और कहाँ हुआ। देखिए, मगध साम्राज्य ही एक ऐसा साम्राज्य है जो बहुत पुराना साम्राज्य है। इसका उल्लेख महाभारत में और पुराणों में किया गया है। महाभारत में इसका उल्लेख बहुत बार मिलेगा आपको। इसके जो संस्थापक थे, जो मगध साम्राज्य के संस्थापक थे, वो बृहदर्थ थे, जो जरासंध के पिता थे। जरासंध के पिता कौन थे? बृहदर्थ। और बृहदर्थ ने ही इसका स्थापना किया था मगध साम्राज्य का। और जरासंध का युद्ध हुआ था भीम के साथ, जिससे वहां पे कृष्ण भगवान भी थे और उनके उपस्थिति में युद्ध हुआ था, जहां जरासंध को वहां पे पराजित किया गया भीम के द्वारा। और इसकी राजधानी जो उन्होंने रखी थी वो थी गिरिव्रज, या फिर बासुमती, या फिर राजगिरी, या फिर वह राजगीर। चारों एक ही नाम है। जैसे जैसे समय बीतता गया नाम परिवर्तन होता गया। और जो बासुमती के संस्थापक थे जिनका नाम था वसु, इतना याद रखिएगा कि मगध साम्राज्य के संस्थापक थे बृहदर्थ, और बृहदर्थ जरासंध के पिता थे। उनका युद्ध हुआ था भीम के साथ और कृष्ण के नेतृत्व में, और राजधानी उनकी थी गिरिव्रज या बासुमती। फिलहाल में कई जगहों पे राजगिरी पढ़ने को मिलेगा। अभी फिलहाल राजगीर नया नाम है। इसके पहले गिरिव्रज था, या फिर बासुमती कहिए, या फिर राजगिरी कहिए, या फिर राजगीर कहिए, चारों एक ही नाम है। मगध साम्राज्य का अंतिम शासक था, उसका नाम था रिपुंजय, जिसकी हत्या उसके ही मंत्री पुलिक ने कर दी। रिपुंजय जो था वह एक कमजोर राजा की श्रेणी में आता था। उसके पास उतनी योग्यता नहीं थी कि वह मगध की जनता की समस्याओं का निवारण कर सके और वह दुश्मन देशों से लड़ सके। तो रिपुंजय को क्या था कि पुत्र मोह में पागल उसके मंत्री पुलिक ने इसकी हत्या कर दी और मगध की गद्दी पे बैठा दिया। किसको? अपने बेटे को। और मगध साम्राज्य की देखभाल करने लगा। लेकिन धीरे धीरे समय बीतता गया, कई राजा ऐसे आने लगे। फिर हर्यक वंश का स्थापना हुआ, फिर शिशुनाग वंश और फिर नंद वंश। तो यहाँ पे क्या हुआ था? अंतिम शासक कौन था मगध साम्राज्य का? था रिपुंजय, जिसकी हत्या मंत्री पुलिक ने कर दी थी। संस्थापक इसके थे बृहदर्थ, मगध साम्राज्य के संस्थापक बृहदर्थ थे, जिसके बेटे जरासंध थे। जरासंध का युद्ध भीम के साथ हुआ था राजगृह में, और उस कृष्ण के नेतृत्व में भीम को कृष्ण ने निर्देश दिया था और उनको बताया था कि जरासंध के दोनों पैर को फाड़ो, उसके बाद एक इधर फेंक दो और एक इधर फेंक दो, ताकि वो जुड़ न सके। काफी कि भीम को वरदान था यहाँ पे जरासंध को वरदान था कि वो उसको कोई नहीं मार सकता, चाहे उसका गर्दन भी काट दो फिर भी वो जुड़ जाता था। लेकिन उसको अलग अलग उसके दोनों पैरों को फाड़ करके एक अलग फेंक दिया गया और एक अलग फेंक दिया गया। तो यहाँ पे जरासंध की मृत्यु हो गई और यहाँ पे क्या हुआ कि विजयी हो गए भीम। तो राजधानी इसकी थी, जब संस्थापक बृहदर्थ थे और जरासंध उसका पुत्र था, तो उन्होंने बृहदर्थ ने राजधानी बनाई थी गिरिव्रज या बासुमती कहिए, या फिर राजगिरी कहिए, राजगीर कहिए। और इस जगह को यानी कि गिरिव्रज या फिर बासुमती का स्थापना इन्होंने किया था, वसु ने किया था। अंतिम शासक था रिपुंजय। हत्या उसके मंत्री के द्वारा किया गया, जिस मंत्री का नाम था पुलिक। पुत्रों में पागल था और अपनी मगध साम्राज्य की गद्दी पे बैठाना चाहता था। अब मगध साम्राज्य में 3 वंश आते हैं। हर्यक वंश आता है, शिशुनाग वंश आता है और नंद वंश आता है। हर्यक वंश को काफी प्रभावशाली वंश माना जाता है, जो 544 ईसा पूर्व से 412 ईसा पूर्व तक चला। ईसा पूर्व मतलब होता है जैसे कि पिछले, पहले क्या था? उल्टा चलता था। क्या है कि अभी 2021 है, अगर पहले ईसा पूर्व होता तो 2021 है, तो अगले साल 2020 होता। लेकिन अभी हम लोग एडी में चल रहे हैं और बीसी में पहले चला करते थे, यानी कि ईसा पूर्व बीसी, और अभी हम लोग एडी में चल रहे हैं। हर्यक वंश के संस्थापक थे बिंबिसार, जिसे श्रोणिक कहा जाता है। जैन धर्म की किताब में देखा जाए तो इनको श्रोणिक कहा जाता है। और शिशुनाग वंश थे, उस समय वैशाली में इनका राज चलता था, जो 412 ईसा पूर्व से 344 ईसा पूर्व तक इनकी राजधानी, इनकी वंश चला है। और इन्होंने राजधानी वैशाली को बनाया था और इन्होंने बौद्ध धर्म
का यह पालन करते थे। हर्यक वंश बौद्ध धर्म का पालन करता था। नंद वंश जैन धर्म को मानने वाला था। नंद वंश का शासन काल चला 344 ईसा पूर्व से 322 ईसा पूर्व तक, जिसके संस्थापक थे महानंदिनी, और हत्या किया गया महानंदिनी का उसके दासी पुत्र यानी कि शूद्र दासी पुत्र था, उसका नाम था महापद्मनंद, जो अपने आप में एक राट लिखता था। और नंद वंश यहाँ पे नाम दिया गया कि नंद वंश में कुल 9 राजा हुए, इसी कारण नंद वंश कहा जाता है। महाबोधि वंश में सभी का नाम उल्लेखित है, यानी कि जो 9 लोगों का नाम है वो महाबोधि में साफ तौर पे लिखा गया है। तब मगध साम्राज्य में 3 वंश है, 544 ईसा पूर्व से 412 ईसा पूर्व तक हर्यक वंश चला। अब स्टेप बाय स्टेप जानते हैं कि शिशुनाग वंश क्या है और हर्यक वंश क्या है, नंद वंश क्या है, इसका स्थापना कब हुआ था, इसको एक बार लिख लीजिए। और मगध साम्राज्य का उल्लेख अथर्ववेद में सर्वप्रथम किया गया था। ये 1 नंबर का क्वेश्चन है। और ये भी पूछता है कि मगध साम्राज्य का संस्थापक कौन थे, तो बृहदर्थ थे जो जारासंघ के पिता थे। अंतिम शासक था रिपुंजय, जिसकी हत्या मंत्री पुलिक के द्वारा कर दी गई। और पुत्र मोह में पागल था पुलिक, उसका सपना था कि मैं मगध की गद्दी पे अपने पुत्र को बैठाऊं, जिस के उद्देश्य से उन्होंने रिपुंजय की हत्या कर दी। उसके बाद धीरे धीरे मगध का साम्राज्य कमजोर होते चला गया। उसके बाद हर्यक वंश आया, उसके बाद शिशुनाग वंश आया, उसके बाद नंद वंश आया, और मगध की साम्राज्य पे इन लोगों ने काफी दिनों तक राज किया। और आइए जानते हैं हर्यक वंश के बारे में पूरे विस्तार से। तो हर्यक वंश आया सर्वप्रथम यानी कि रिपुंजय के मृत्यु के बाद, और वहां पे उसके सेनापति जो उसके सेना थे, मंत्री थे, उनके द्वारा हत्या करके गद्दी पे बैठाई गई। तो वहां पे हर्यक वंश का स्थापना किया गया। और हर्यक वंश के संस्थापक थे बिंबिसार। और बिंबिसार बौद्ध ग्रंथों के अनुसार उसमें वर्णन है कि 544 ईसा पूर्व से लेकर 492 ईसा पूर्व तक उन्होंने शासन किया। और हर्यक वंश पितहंता वंश कहा जाता है, अर्थात इसमें जितने भी राजा हुए हैं सभी ने अपने पिता की हत्या करके गद्दी पे बैठे हैं और राज सिंहासन पे बैठे हैं और वहां पे राज चला रहे हैं। अजातशत्रु ने क्या किया था, बिंबिसार की हत्या अजातशत्रु ने की थी। अजातशत्रु की हत्या उसके पुत्र उदयन ने की थी। तो सर्वप्रथम देखते हैं बिंबिसार मुख्यतः 3 शादियां किया था। और वो क्या था, बिंबिसार के पास इतनी कुशल योग्यता थी कि वह जहां भी देखता था कि वह राज शक्तिशाली है तो वह विवाह का प्रस्ताव भेज देता था। और ऐसे ही करके उन्होंने अपने प्रांतों में जो भी शक्तिशाली राज्य थे वहां उन्होंने शादी का प्रस्ताव भेजा और वहां शादी कर लिया। पहली पत्नी थी जो कौशल राज की पुत्री प्रसन्नजेत की बहन, और महाकौशल उसका नाम था। याद रखिएगा एग्जाम में आता है कि उसकी पहली पत्नी थी जो कौशल राज की पुत्री थी, प्रसेनजीत की बहन थी। और प्रसेनजीत की बेटी से शादी हुआ था अजातशत्रु का, इतना याद रखिएगा। और यह है कौशल राज की पुत्री प्रसेनजीत की बहन, और जिसका नाम महाकौशल था। यह बिंबिसार की पहली पत्नी थी। और इसमें क्या था कि उन्होंने कहा था कि कौशल राज से कहा था कि आप अपनी पुत्री की विवाह हमसे कर देते हैं तो आपसे दुश्मनी खत्म हो जाएगी। और ठीक वैसे ही हुआ। ये दोनों में मित्रता बढ़ी और ये कौशल राज और बिंबिसार के बीच काफी घनिष्ठ मित्रता हो गई। कौशल राज के अंतर्गत अयोध्या भी आता था उस समय, जहां भगवान राम का जन्मस्थली है, याद रखिएगा एग्जाम में आता है। अब इसमें क्या हो गया, दूसरी पत्नी थी जो वैशाली की लिच्छवी की थी, जिसका नाम राजकुमारी चेलना था। जो दूसरी पत्नी थी उसका नाम था राजकुमारी चेलना। इनके पुत्र हुए अजातशत्रु, जो काफी शक्तिशाली माने जाते हैं। हर्यक वंश में सबसे शक्तिशाली अगर देखा जाए एनिसेंट हिस्ट्री में तो अजातशत्रु, सम्राट अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य, ऐसे कई ऐसे राजा हैं जो मगध साम्राज्य में एक बेहतरीन तरीके से राज शासन किए हैं। उसके बाद जो तीसरी पत्नी थी जो पंजाब मुद्र कुल की, वहां के जो प्रधान थे उनकी पुत्री थी जिनका नाम क्षेमा था। याद रखिएगा पहली पत्नी का नाम था महाकौशल, दूसरी पत्नी का राजकुमारी चेलना, तीसरी पत्नी का क्षेमा था। ये रेलवे एनटीपीसी एग्जाम में कई बार पूछे जा चुके हैं और पूछे जाने की संभावना है। तीसरी पत्नी का नाम क्षेमा था, दूसरी का नाम था राजकुमारी चेलना और तीसरी का महाकौशल था। तीनों में दोस्ती हो गई और एक बेहद बड़ा साम्राज्य बनाने की तरफ बिंबिसार अग्रसर होता हुआ। ठीक वैसे ही मगध का जो दुश्मन था उस समय वह था अवंती राज। मगध का उस समय दुश्मन था जिसका नाम था अवंती।
अवंती एक देश था जिसकी राजधानी उज्जैन थी। उज्जैन का राजा था चंद्रप्रघोत महासेन। दोनों में भयंकर युद्ध होता है, बिंबिसार और महाप्रघोत, और दोनों में यह भयंकर युद्ध होता है बिंबिसार और चंद्रप्रघोत महासेन में। युद्ध के बाद दोनों को लगा कि हमें मित्रता कर लेनी चाहिए, तब हम अपने प्रजा की सेवा कर पाएंगे। दोनों राजाओं ने दोस्ती का प्रस्ताव रखा और दोनों दोस्त बन गए और मित्र राष्ट्र का निर्माण किया उन्होंने, और दोनों मिल करके अपना राज चलाने लगे। बाद में यहाँ पे चंद्रप्रघोत को पीलिया रोग हो गया और अवंती राज के अनुरोध पे बिंबिसार के राजवैद्य जीवक, जो मगध साम्राज्य का राजवैद्य था, जीवक को बिंबिसार उज्जैन भेजता है ताकि वहां पे चंद्रप्रघोत महासेन का इलाज हो सके और चंद्रप्रघोत महासेन अच्छे से स्वस्थ हो सके। और इसी तरह यहाँ पे अंग प्रदेश के शासक थे ब्रह्मदत्त, और ब्रह्मदत्त को हरा करके अंग प्रदेश को अपने प्रदेश में मिला करके बिंबिसार ने मगध साम्राज्य को एक बृहद आकार और सीमा को बढ़ाते हुए, यहाँ पे मगध साम्राज्य की धरती यानी कि सीमा को बढ़ाते हुए इन्होंने बहुत प्रयास किया। इसके बाद बिंबिसार की हत्या हो जाती है अजात शत्रु के द्वारा, और अजात शत्रु अपने शासन के प्रति काफी क्रूर माना जाता था। कहा यह जाता है कि अजात शत्रु को जो चीज पसंद आ जाती थी उसे या तो छीन लेता था या फिर लड़के जीतता था। वैसे ही अजात शत्रु जब सत्ता में आया तो सत्ता में वह अजात शत्रु बिंबिसार 544 ईसा पूर्व से लेकर के 492 ईसा पूर्व तक रहे। उसके बाद अजात शत्रु 492 से 460 तक वह गद्दी पर रहा। अजात शत्रु एक बहुत ही खतरनाक किस्म का राजा था। वह अपने विस्तार के लिए किसी के साथ भी युद्ध करने पे मजबूर हो जाता था, चाहे वो उसके पिता के दोस्त राज क्यों न हो। यहाँ पे सबसे पहले जानते हैं कि अजात शत्रु बौद्ध और जैन धर्म दोनों मानता था, क्योंकि उसके पिता जो हर्यक वंश के संस्थापक थे बिंबिसार, तो वो क्या थे, बिंबिसार बौद्ध धर्म को मानने वाले थे। अजात शत्रु जैन धर्म को भी मानता था और बौद्ध धर्म को भी मानता था। 8वें शासन काल में जब वो गद्दी पर आया अपने पिता की हत्या करके, जब वो पिता की हत्या करके गद्दी पे बैठता है तो 8वें साल में वो क्या करता है कि बुद्ध से वह महापरिनिर्वाण होता है, और 8वें शासन काल में वहां पे बुद्ध से प्रभावित होकर के वहां राजगीर में स्तूप बनवाता है। सप्तर्षि गुफा में प्रथम बौद्ध संगीति करवाता है, और वहां पे प्रभावित होने का मेन कारण यह था कि जब अजात शत्रु अपने पिता की हत्या करके गद्दी पे बैठता है, गद्दी पे बैठने के लिए हिंदू रीति रिवाज से राज्याभिषेक जरूरी होता है। जैसे ही राज्याभिषेक के लिए राजपुरोहितों ने उनको बुलाया और अजात शत्रु ने सभी देश के राजाओं को आमंत्रण किया था, चाहे वो छोटे राजा हो चाहे बड़े राजा हो, सब उसके राज दरबार में आए थे उसके राज्याभिषेक के दिन। तो वहां क्या हुआ था कि जब राजपुरोहित ने कहा कि हे अजात शत्रु, तुम अपने मुख से पिता का नाम लो, क्योंकि राज्याभिषेक में पिता का नाम लेना जरूरी रहता है। वो बोला कि मैं बिंबिसार का पुत्र अजात शत्रु अपनी समस्त प्रजा का शपथ लेते हुए मैं यह वचन देता हूं कि अपने प्राणों की आहुति देकर के अपने साम्राज्य की रक्षा करूंगा। जैसे ही वो अपने पिता का नाम अपने मुख पे लेता है, वह आंखों में उसके आंसू आ जाते हैं और काफी दुखी हो जाता है। वो भागा दौड़ा हुआ तलवार निकाल करके मगध की धरती को चीरते हुए ऐलान करता है कि हे देवदत्त, तुम जहां कहीं भी हो, तुमको हम खोज कर मार डालेंगे। अगर मगध की धरती भी अगर तुम्हें पनाह देती है, मगध की धरती छोड़ो, अगर आसमान भी पनाह देता है तो हम उस आसमान में आग लगा देंगे। इस तरह से गुस्से स्वभाव से होते हुए वह तलवार लेकर के देवदत्त के पीछे दौड़ पड़ा। जैसे ही महात्मा बुद्ध को पता लगा कि यह देवदत्त को मारेगा, महात्मा बुद्ध उनके सामने आ जाते हैं। अजात शत्रु कहता है कि हट जाओ बुद्ध, अगर तुम भी सामने आ गए तो तुम्हें भी हम मार डालेंगे। यह बात सुनकर के महात्मा बुद्ध कहते हैं कि अजात शत्रु, ये तुम हथियार उठाए हो ये सही नहीं है। अजात शत्रु कहता है कि आप दुनिया को ज्ञान देते हो, आप अपने भाई को ज्ञान क्यों नहीं देते। महात्मा बुद्ध कहते हैं कि दुनिया जानती है कि वो हमारा चचेरा भाई है, लेकिन दुनिया ये भी जानती है कि हमारा उसके साथ कोई रिश्ता नहीं है, क्योंकि महात्मा बुद्ध राजा से
अब बौद्ध धर्म अपना कर वह एक सन्यासी का रूप ले चुके थे। इसी के साथ ही वह जैन धर्म अपनाने वाला था, लेकिन महात्मा बुद्ध से प्रभावित होकर उसने बौद्ध धर्म को अपनाया और महात्मा बुद्ध से इतना प्रभावित हुआ कि अपने राज्य में स्तूप का निर्माण करवाया, सतपर्णी गुफा में प्रथम बौद्ध संगीति करवाया। एग्जाम में आता है, इसको याद कर लीजिएगा। वह प्रथम बौद्ध संगीति किसके निर्माण काल, किसके नेतृत्व में हुआ? अजातशत्रु के नेतृत्व काल में, और वह महात्मा बुद्ध से प्रभावित हुआ। इसी तरह अजातशत्रु का मकसद था कि देखिए लिच्छवी इसका मामा का घर था, क्योंकि इसकी माता वहीं की रहने वाली थी। और लिच्छवी में क्या हुआ था कि उन्होंने एक ऐसा निर्णय बनाया कि फूट कर, यानी कि भड़काने का काम शुरू कर दिया, तोड़ना शुरू कर दिया, और वहां पे इसका मकसद था कि हम युद्ध करेंगे। और वैशाली के राजा उस समय थे वैशाली के उस समय के राजा थे बलिराज। बलिराज ने ऐलान किया कि मगध की धरती पे ऐसा कोई पैदा नहीं हुआ जो हमारे लिच्छवी गणराज्य को, हमारे वैशाली गणराज्य को कोई हरा सके। इस बात से इतना गुस्सा हुआ अजातशत्रु कि वहां अटैक कर दिया। अटैक करने के उपरांत उन्होंने 2 हथियारों का प्रयोग किया। एक हथियार का नाम है महाशिलकंटक और दूसरे हथियार का नाम था रथमुसल। महाशिलकंटक में क्या होता है कि बड़े बड़े पत्थर को, चट्टाने जैसे बड़े बड़े पत्थर को रख करके फेंका जाता है, अर्थात वो कई किलोमीटर दूर तक जाता है। और रथमुसल गद्दा के समान होता है जिसे फेंक कर मारा जाता है। और यहाँ पे बाहुबली में भी महाराज देव के पास वही वाला गद्दा था जिसे रथमुसल कहते हैं। और महाशिलकंटक महिष्मती साम्राज्य को बचाने के लिए बड़े बड़े पत्थर को जिस तरीके से फेंकते थे उसी को महाशिलकंटक हथियार कहा जाता है। अब यहाँ पे हो गया, जब जाता है दोनों में, तो यहाँ पे क्या हो जाता है, जब वैशाली युद्ध करने जाता है तो यहाँ इसकी इतनी पिटाई हो जाती है, मतलब कि अजातशत्रु मरने की स्थिति में आ जाता है। और तब वहां पे भागा फिर रहा होता है वैशाली की धरती पे। वैशाली में कहीं उसको छिपने के लिए जगह नहीं मिल रहा था, तब वह कई घरों के पास गया, कई दरवाजों के पास गया। लास्ट में जब अंतिम जाता है वहां पे एक घर मिलता है, दरवाजा को खटखटाता है। दरवाजे के बाहर एक नृतंगना निकलती है जिसका नाम था आम्रपाली। आम्रपाली को कहता है कि हे युवती, मैं वैशाली का एक जवान हूँ और मैं युद्ध भूमि में घायल होकर के आया हूँ। वह अपना परिचय नहीं देता है कि मैं मगध साम्राज्य अजातशत्रु हूँ। अगर वैसा देता तो शायद आम्रपाली उसे अपने यहाँ पनाह न देती। दोनों में क्या होता है कि वहां आम्रपाली रोते हुए बोलती है कि मगध का हर एक जवान हमारे लिए भगवान है और भगवान हमारे दरवाजे आए हैं, मैं उनको खाली हाथ जाने नहीं दूंगी। वहां पनाह देती है आम्रपाली और आम्रपाली उसकी सेवा करती है। आम्रपाली की सेवा से अजातशत्रु ठीक हो जाता है और अजातशत्रु और आम्रपाली के बीच प्रेम संबंध बन जाते हैं। अजातशत्रु जाते समय बोलता है कि हे आम्रपाली, क्या तुम्हें पता चले कि मैं ही मगध का साम्राज्य अजातशत्रु हूं, तो क्या तुम मुझसे इतने ही प्रेम संबंध रखोगे? आम्रपाली रोते हुए बोली कि हे अजातशत्रु, अगर तुम मगध के साम्राज्य हो, अगर तुम मगध के राजा अजातशत्रु हो, तो ये कतई नहीं हो सकता कि वैशाली की एक नृतंगना तुम्हारे यहाँ जाकर के रानी बने। इस बात से काफी दुखी होकर के अजातशत्रु मगध राज पे चला आता है। मगध राज आने के बाद फिर से निर्णय लेता है कि हम वैशाली के ऊपर हमला करें, और वैशाली में आते ही आते पूरा कत्लेआम मचा दिया पूरी तरीके से, चाहे वो लड़के हो, जवान हो, बूढ़े हो, महिला हो, निहत्थे हो, चाहे सैनिक हो, किसी को भी नहीं छोड़ा। जो रास्ते में आ रहा था पूरा कत्लेआम मचाते जा रहा था। इस बात से डर करके आम्रपाली बार बार युद्ध भूमि में चिल्ला रही थी कि अजातशत्रु, तुम्हें अपनी मोहब्बत की कसम है, हथियार छोड़ दो, हथियार छोड़ दो। लेकिन अजातशत्रु इतने पागल था कि वह सभी वैशाली की सभी जनता को मारना चाहता था। बाद में आम्रपाली वहां जाती है उसके सामने, तब अजातशत्रु कहता है, अब बोलो आम्रपाली, अब तुम मुझसे शादी करोगी कि नहीं करोगी? आम्रपाली ने रोते हुए कहा कि मैं कैसे करूं, तुमने वैशाली के उन नौजवानों को मारा है, उन छोटे छोटे बच्चों को मारा है, अब मुझसे अपनी मोहब्बत से भी भरोसा उठ गया है। इस बात से दुखी होकर के यहाँ पे दोनों के बीच काफी बहस चलती है और दोनों काफी दुखी होते हैं। आम्रपाली वहीं से बौद्ध धर्म अपनाने चली जाती है और यह मगध की धरती पर फिर आता है। अशोक
मगध की धरती पे फिर अजातशत्रु आता है और वहां पे अपना निर्णय बदल लेता है। और अवंती के राजा का मनोबल तब बढ़ता है जब कौशांबी के वत्सों को हरा करके मगध को धमकी देना शुरू कर देता है। कौशांबी के वत्सों को हराया और मगध को भी धमकी देने लगा। क्या था अवंती, क्या था बिंबिसार था, तो अवंती से दोस्ती था और अपने राजवैद्य को भी भेजा था। वहां के राजा को पीलिया हुआ था तो उसकी देखरेख के लिए अपने राजवैद्य को भी भेजा था। लेकिन यहाँ पे अजातशत्रु का नियत इतना खराब था कि वह अपने दोस्त को भी मारना चाह रहा था। तो अवंती के राजा को बार बार चैलेंज कर रहा था कि हमसे युद्ध करो। लेकिन अवंती के राजा काफी शक्तिशाली थे, वो मगध को ही धमकी दे डाले, जिसके डर से राजगीर की किलेबंदी की गई। अवंती कभी आक्रमण नहीं कर सका, चाहकर भी अवंती जो राज थे, अवंती राज, वो कभी भी आक्रमण नहीं कर सके क्योंकि राजगीर की किलेबंदी कर दी गई। और इसके तत्पश्चात उदयन ने अपने ही पिता अजातशत्रु की हत्या कर दी, जिस प्रकार बिंबिसार की हत्या अजातशत्रु ने की थी। इस प्रकार यहाँ पे जो अजातशत्रु का शासनकाल चला 492 ईसा पूर्व से लेकर के 460 ईसा पूर्व तक, 492 ईसा पूर्व से लेकर के 460 ईसा पूर्व तक इसका शासनकाल चला। और इसके बाद उदयन आता है और उदयन का कार्यकाल चलता है। तो आइए उदयन के कार्यकाल पर एक झलक डालते हैं। इस प्रकार अजातशत्रु की जो पत्नी थी उसका नाम वाजिरा था, जो प्रसेनजीत की पुत्री थी। जो प्रसेनजीत की पुत्री थी। प्रसेनजीत की बहन से शादी हुआ था बिंबिसार का और इसकी बेटी के शादी हुआ था अजातशत्रु से, जिसका नाम वाजिरा था। एग्जाम में पूछता है। हम उदयन की देखते हैं। उदयन का कार्यकाल 460 से 444 ईसा पूर्व तक रहा और यहीं तक समाप्त माना जाता है उदयन का लगभग। लेकिन इनके जो तीनों बेटे हुए थे, इन्होंने क्रमवार राज किया। किला जो इसने बनवाया गंगा और सोन नदी के संगम तट पे बनवाया अपने पिता की हत्या के बाद। जिस प्रकार बिंबिसार की हत्या अजातशत्रु ने की थी, ठीक उसी प्रकार उदयन ने भी अपने पिता की हत्या कर दी। मगध का साम्राज्य इसने विस्तार किया। उस समय उत्तर में हिमालय से लेकर के दक्षिण तक छोटा नागपुर, दक्षिण छोटा नागपुर तक, दक्षिण क्षेत्र में उत्तर दिशा में हिमालय तक, दक्षिण दिशा में छोटा नागपुर तक मगध साम्राज्य का विस्तार हो चुका था। लेकिन कहा जाता है कि उदयन के बाद जितने भी राजा हुए हैं मगध के, इसके वंश के, यानी कि हर्यक वंश के जितने राजा हुए हैं, अजातशत्रु के बाद उतने काबिल नहीं हुए हैं। क्योंकि बिंबिसार सबको मिलाकर लेकर चलना चाहता था, लेकिन अजातशत्रु चाहता था कि मैं सभी को एक ही में मिलाऊं और उसका राजा मैं हूं। तो उदयन के 3 पुत्र हुए, जिनका नाम अनिरुद्ध था, दूसरे का नाम मुंडक था और तीसरे का नाम था नागदर्शक। जब नागदर्शक का वर्णन पुराणों अथवा कथाकोश में जिसका नाम दर्शक भी कहा गया है और दर्शक नाम भी इसका नागदर्शक का है, जो इसका तीसरा पुत्र था। और इसके बाद से जब यह क्रमवार राज करना शुरू कर दिए, कभी ये राजा, ये राजा, ये राजा, तो इन लोगों ने क्रमवार राज किया और अंतिम राज चला इन लोगों का लगभग के यहाँ पे अंतिम शासक का इन लोगों का हो गया। और लगभग 544 से 412 तक इन लोगों का राज चला था और लास्ट 412 ईसा पूर्व तक हर्यक वंश रहा। उसके बाद मगध की जनता में काफी विद्रोह हो चुका। उन लोगों ने कहा कि हम लोग ऐसा राजा क्यों चुने जो अपने पिता की हत्या करके गद्दी पे बैठ सकता है, तो आम जनता के बारे में क्या सोचेगा। इसी के लिए लोगों ने विद्रोह कर दिया और विद्रोह करने के बाद इस वंश को हटा करके फेंक दिया। उसके बाद दूसरा वंश आता है शिशुनाग वंश। शिशुनाग वंश के बारे में अगली वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। शिशुनाग वंश, नंद वंश के बारे में हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे। उसके बाद सीधा चलेंगे मौर्य वंश की तरफ, मौर्य साम्राज्य का स्थापना। अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे मौर्य वंश का स्थापना, चंद्रगुप्त मौर्य को मगध की गद्दी पर चाणक्य ने कैसे रणनीति बना करके बैठाया और कैसे धनानंद की हत्या की जाती है, जो नंद वंश के आखिरी राजा थे। तब तक हमारे चैनल पे बने रहिए, नियमित रूप से वीडियो आते रहेंगे। हमारा उद्देश्य है आपको अच्छा कंटेंट देना। तब तक हमारे चैनल पे बने रहिए। जय हिंद।